सड़क के बीच में नाथन जाग जाता है और उसे पता चलता है कि वह एक कार दुर्घटना का शिकार हो गया है। उसका वाहन सड़क के किनारे दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, फिर भी नाथन के शरीर पर एक भी खरोंच नहीं है। उसी समय वह उस बाइक के चालक डैनियल को देखकर चौंक गया, जिससे नाथन की टक्कर हुई थी। नाथन को झटका लगा, डैनियल को भी कोई चोट नहीं लगी। डैनियल को आश्चर्य होता है कि क्या नाथन को कार से बाहर निकलना याद है, और नाथन ने स्वीकार किया कि उसे याद नहीं है। वह इसके लिए झटका और इस तथ्य को जिम्मेदार मानते हैं कि उनका सिर डैशबोर्ड पर लगा था। हालांकि कोई घाव नहीं है और उसे कोई दर्द महसूस नहीं होता है। फिर डैनियल ने बड़ी खबर दी, वे वास्तव में मर चुके हैं और ये उनके भूत हैं। उनका मानना है कि वह पहले मर गए क्योंकि वह वहां कई मिनटों तक रहे थे और पहले तो वह इनकार कर रहे थे, लेकिन कोई अन्य स्पष्टीकरण नहीं है। नाथन इस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और अपनी कार की जांच करने जाता है, ये देखते हुए कि ड्राइवर का डिब्बा पूरी तरह से फंस गया है। आगे देखने पर अंदर उसका शव दिखाई देता है। हैरान होकर नाथन पीछे हट जाता है और अपने दोस्तों और बच्चों के बारे में सोचते हुए उसके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगता है। डैनियल ने उल्लेख किया कि वह अपनी पत्नी को याद करेगा और उसे यह अजीब लगा कि नाथन ने बच्चों की मां का उल्लेख नहीं किया। जैसा कि नाथन लगातार घबरा रहा है, डैनियल का कहना है कि यह पुष्टि करता है कि पुनर्जन्म मौजूद है और वह शांति महसूस करता है, जिससे नाथन और भी अधिक घबरा जाता है और फिर से हर चीज से इनकार करना शुरू कर देता है। डैनियल इसकी अनुमति नहीं देता है और वास्तविकता का सामना करने के लिए शव को कार से बाहर लाता है। चूंकि नाथन असहज है, इसलिए डैनियल ने शरीर का चेहरा रुमाल से ढक लिया। तभी सड़क पर एक कार आकर रुकती है शरीर के बगल में। नाथन मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन ड्राइवर उसे देख या सुन नहीं पाता। उपयोग करने के बाद ये जांचने के लिए कि शरीर वास्तव में मृत है, उसका पैर नाथन की जेबें खाली करता है, पैसे लेता है और बस चला जाता है। अब नाथन अंततः स्वीकार करता है कि वह एक भूत है और आश्चर्य करता है कि क्या अगला फैसला आएगा। वह स्वीकार करता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, लेकिन कसम खाता है कि यह दया के कारण किया गया था। इससे पहले कि वह और कुछ कह सके, डैनियल को अपने आसपास संगीत सुनाई देने लगता है। अचानक उनके सामने एक रहस्यमय सफेद दरवाजा दिखाई देता है। उसी समय वह क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है। डैनियल कसम खाता है कि उस दरवाजे से संगीत आ रहा है, लेकिन नाथन कुछ भी नहीं सुन सकता। वे पार करने ही वाले हैं कि तभी उनके पीछे एक लाल दरवाजा दिखाई देता है, जो और भी भयावह लग रहा है। नाथन को इस दरवाजे से चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन डैनियल को नहीं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सफेद दरवाजा स्वर्ग की ओर जाता है और लाल दरवाजा नरक की ओर जाता है, जिसका अर्थ है कि नाथन को अपनी पत्नी की हत्या के लिए दंडित किया जा रहा है। मां पक्षी अपने बच्चों के बारे में चिंता करती है और उसकी ओर उड़ती है। जीन ने सभी पक्षियों का गला घोंटकर प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसे अपनी छोटी बहन को पेन से मारना भी पसंद है क्योंकि वह उससे नफरत करती है और यहां तक कि स्वीकार करती है कि वह अपने माता पिता को चोट पहुंचाना चाहती है। जीन जानती है कि वे उससे डरते हैं क्योंकि उसने अतीत में उन्हें सोते समय चोट पहुंचाई थी। तब से वे उसे हर रात उसके कमरे में बंद कर देते हैं। चिकित्सक इस बात पर चर्चा करना चाहती है कि जीन ने उसकी बहन के साथ क्या किया, लेकिन उसने अब और बात करने से इनकार कर दिया। अगली सुबह जीन मेज पर नाश्ते की मांग कर रही है, लेकिन कोई नहीं आता है। कुछ मिनट बाद वह एक कटोरा अनाज खाती हुई दिखाई देती है, जबकि उसके कपड़े खून से लथपथ होते हैं। पास में ही उसके माता पिता जमीन पर मृत पड़े हैं। वह दोबारा जांचती है कि वे सचमुच चले गए हैं और फिर अपनी मां के गाल पर अलविदा चूमती है। इसके बाद वह जैम के साथ और ब्रेड बनाती है और तहखाने में जाती है, जो अजीब तरह से एक विशाल गुफा जैसा दिखता है। वह खाना अपने दोस्त टोनी को देती है, जो एक मानवीय लेकिन विकृत प्राणी है। जीन को लगता है कि टोनी ने उसके माता पिता को मार डाला, लेकिन वह इससे इनकार करता है। जब टोनी खाना खा रहा होता है तो जीन घोषणा करती है कि चूंकि उसके माता पिता मर चुके हैं, इसलिए वह ऊपर जा सकता है और उसके साथ रह सकता है। अब टोनी घर के चारों ओर घूमता है और गर्म धूप की अनुभूति से चकित हो जाता है, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। जीन उसे बाथरूम में ले जाती है और उसे बाथटब का उपयोग करना सिखाती है, जबकि वह अपनी मां का मेकअप और गहने पहनती है। एक बार फिर टोनी अपनी विकृत त्वचा पर साफ पानी के एहसास से आश्चर्यचकित है। कुछ क्षण बाद टोनी साफ कपड़े पहनता है जो उसके पिता के हुआ करते थे और जीन उससे शवों को हिलाने के लिए मदद मांगती है। लेकिन सबसे पहले जीन अंतिम अलविदा के रूप में एक आश्चर्य तैयार करना चाहती है। अपनी कल्पना का उपयोग करते हुए जीन दर्शकों के बीच अपने माता पिता के शरीर के लिए एक नाटक तैयार करती है।
वह बिना नाश्ता किए जागने की कहानी सुनाती है, कल्पना करती है कि दर्शक उसके चुटकुलों पर हंस रहे होंगे। फिर वह टोनी को मंच पर खींचने के लिए एक जंजीर का उपयोग करती है और घोषणा करती है कि वह हत्यारा है और उसे मार दिया जाएगा। टोनी ने फिर से किसी की हत्या करने से इनकार किया और बताया कि गुफा में दिखाई देने से पहले उसे अपने अस्तित्व की कोई याद नहीं है। जीन ने भीड़ को उसकी फांसी के लिए वोट करने के लिए मजबूर किया और टोनी को आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, स्वयं हटाने के लिए एक स्टूल। इसके बाद टोनी ने मां के शरीर को डबल बेड के नीचे छिपा दिया, जबकि जीन खुशी से उस पर कूद पड़ी और अपने माता पिता को सोते समय चाकू से छेड़ने के बारे में सोच रही थी। जल्द ही टोनी अपने पिता के शव को भी छिपाने के लिए लाता है और उसे एहसास होता है कि वह खुद को दर्पण पर नहीं देख सकता है, ये पुष्टि करते हुए कि वह जीन के अंधेरे पक्ष का प्रतिनिधित्व करता है और उसने कल रात अपने माता पिता को मार डाला। चूंकि उनमें से कोई भी खाना नहीं बना सकता, इसलिए वे दोपहर के भोजन के लिए जैम के साथ अनाज और रोटी खाते हैं। उसी समय कोई घंटी बजाता है और जीन डाकिये को ढूंढने के लिए दरवाजा खोलती है। उसे डिलीवरी पर हस्ताक्षर करने के लिए एक वयस्क की आवश्यकता होती है, इसलिए जीन ने टोनी को कॉल करना शुरू कर दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डाकिया उसे मिस्ड डिलीवरी कार्ड देने का फैसला करता है और चला जाता है। फिर जीन हताश होकर टोनी की तलाश करती है और उसे नीचे कहीं नहीं पाती है। जैसे ही वह दौड़ती है, पिछले कुछ वर्षों में उसके द्वारा बनाए गए डरावने चित्र दिखाए जाते हैं। आखिरकार वह टोनी को अपने माता पिता के कमरे में शवों को खाते हुए पाती है। दरवाजा बंद होते ही वह उसे रोकने के लिए चिल्लाती है। बाद में जब उसके खिलौने जल गए तो जीन ने अपनी छोटी बहन को देखा, जो हत्या के बारे में चित्र बना रही थी। जीन ने घोषणा की कि टोनी भूखा है और वह अपनी बहन को रसोई में ले जाती है, जहां वह ओवन चालू करने से पहले उसे ओवन में धकेल देती है। फिर जीन खुश धुन गाते हुए रसोई से बाहर निकलती है और दीवारों पर परछाइयां उसका पीछा करती हैं। नरक में नाथन ने जो कुछ देखा उससे निराश हो गया और रेंग कर चला गया। उसे एक किशोर लड़की और उसकी मां मिलती है, इसलिए वह उन्हें छूता है। मां को जूलिया कहा जाता है और याद में वह टूटे हुए सामान को संभालते हुए चाय बनाने की कोशिश कर रही है। वह अपनी बेटी का नाम पुकारती है, लेकिन वह जवाब नहीं देती है। फिर उसे मेज पर सूखा खून का धब्बा दिखाई देता है। इसे खरोचने की कोशिश करने से उसे और भी बुरा महसूस होता है। अभी भी इनकार में जूलिया अपनी बेटी के शरीर को टब से बाहर निकालने के लिए बाथरूम में जाती है, जो खूनी पानी से सना हुआ है। वह रोती रहती है क्योंकि क्लो को एक गुड़िया की तरह घसीटा जाता है और अंततः उसे रसोई की मेज पर लाया जाता है। जूलिया उसके लिए नाश्ता परोसती है और संभवतः साथ में छुट्टी पर जाने के बारे में बात करती है। पिछली सुबह के फ्लैशबैक में क्लो को बाथटब में समय बिताने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है। जूलिया अंदर आए और उसे जल्दी करने के लिए याद दिलाया, क्योंकि वे हर दिन स्कूल के लिए देर नहीं कर सकते थे। बाद में नाश्ते के दौरान क्लो चाकू को घूरते हुए अपनी मां को फोन पर सहकर्मियों के साथ बहस करते हुए सुनती रही। स्कूल में लोगों द्वारा उसे हिंसक रूप से परेशान करने की यादें उसे सताती रहीं, जिससे उसका जीवन दयनीय हो गया। चाकू की तेज चुभन से क्लो की उंगली से खून बहने लगा और मेज पर दाग लग गया। जब जाने का समय हुआ तो क्लो ने समझाने की कोशिश की कि वह नहीं जा सकती, अब वह स्कूल छोड़ना चाहती थी, लेकिन जूलिया ने कहा कि क्लो नहीं थी, इसलिए उसे केवल कुछ और चाहिए, दोस्त बनाने का समय। क्लोई रोई भी और स्कूल को सचमुच नरक कहा। फिर भी जूलिया ने सोचा कि वह सिर्फ एक नाटकीय किशोरी थी। वर्तमान में क्लो का शरीर कुर्सी से फिसल जाता है और बिल्लियां उसके स्वयं विलोपन के घाव को चाटती हुई दिखाई देती हैं। जूलिया पालतू जानवर को डराकर भगा देती है और क्लो को व्हीलचेयर पर बिठा देती है, जबकि उसके फोन की घंटी बजने पर ध्यान नहीं देती है। वह अचानक झपकती है और घोषणा करती है कि वे अपनी कोठरी में जाने से पहले एक यात्रा पर जा रहे हैं, जहां वह एक और ब्रेकडाउन के दौरान कुछ चीजें इकट्ठा करती है। इसके बाद वह क्लो के शरीर को कंबल से ढक देती है और कसम खाती है कि वह उससे प्यार करती है, भले ही वह हमेशा उसके साथ नहीं थी। जूलिया ने यह भी घोषणा की कि क्लो को अब स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और वह घर पर ही स्कूल जाएगी। जब जूलिया बाहर जाने के लिए सामने का दरवाजा खोलती है तो उसे ईंट से अवरुद्ध देखकर चौंक जाती है दीवार। इससे क्लो का एक और फ्लैशबैक शुरू हो जाता है, जो बाथरूम के एक स्टॉल में छिपने की कोशिश कर रही थी, जबकि अन्य लड़कियां उसका नाम पुकारती रहती थीं और दरवाजे को लात मारती रहती थीं। उनकी धमकियों ने क्लो को दरवाजा खोलने के लिए मजबूर किया और उन्होंने तुरंत उसे दर्पण के खिलाफ धक्का दे दिया, उसे घुटनों के बल बैठने से पहले अपमानित किया। लड़कियों ने क्लो से अपने जूते चटवाए, जबकि उनमें से एक ने सब कुछ फिल्माया।
वर्तमान में वापस जाएं तो ये पता चला है कि ईंट की दीवार जूलिया के पड़ोसी का प्रतिनिधित्व करती थी, जो उससे मिलने आया था और सोचता है कि उसने जूलिया की चीख सुनी थी। घबराई हुई जूलिया कहती है कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं और कोशिश करती है बातचीत समाप्त करें। हालांकि पड़ोसी ने देखा कि वह अजीब व्यवहार कर रही है और घर में घुस गई। जब उसने क्लो का शव देखा तो उसे बड़ा झटका लगा। कुछ क्षण बाद जूलिया यात्री सीट पर शव के साथ गाड़ी चला रही है। वह रोते हुए उस दिन का वर्णन करती है जिस दिन क्लो का जन्म हुआ था और अब से बेहतर जीवन का वादा किया था। जूलिया क्लो से उसे जवाब देने के लिए विनती करती रहती है और अंततः वास्तविकता सामने आती है, इसलिए वह अंततः क्लो की आंखें बंद कर लेती है। इससे उसका ध्यान भटक जाता है और कार एक पेड़ से टकरा जाती है। जैसा कि फ्लैशबैक में दिखाया गया है कि क्लो बाथटब में खुदकुशी कर रही है और उसकी मां उसे ढूंढ रही है। जूलिया खून से लथपथ उठती है और देखती है कि फायरमैन उसे बाहर निकालने के लिए दरवाजा तोड़ रहे हैं। वह उनकी गोद में संघर्ष करती है, अपनी बेटी को पीछे नहीं छोड़ना चाहती। जबकि कुछ फायरमैन जूलिया को कार से दूर खींचते हैं, अन्य लोग क्लो की जांच करते हैं और उसे मृत पाते हैं, फिलहाल यह मानते हुए कि वह दुर्घटना में मर गई है। जूलिया के लगातार रोने और गिड़गिड़ाने को नजरअंदाज करते हुए क्लो को एक बॉडी बैग में डाल दिया गया। नरक में नाथन महिलाओं के शरीर को ढकता है और त्रासदियों को देखकर थककर जमीन पर गिर जाता है। उसी क्षण शैतान प्रकट होता है और घोषणा करता है कि वह नाथन को उसकी सजा दिलाने में मार्गदर्शन करेगा। एक बार फिर नाथन ये समझाने की कोशिश करता है कि उसकी पत्नी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, लेकिन शैतान बताता है कि वो पागल थी और उसने इच्छा मृत्यु नहीं मांगी थी, इसलिए नाथन को उसकी सहमति नहीं मिली थी। फिर शैतान नाथन को दूसरे क्षेत्र में निर्देशित करना शुरू कर देता है और समझाता है कि शाश्वत विनाश में पहला कदम अर्धलगाव है, ताकि आत्माएं अपने पिछले जीवन की सभी यादों को भूल सकें और दर्द और निराशा की शुद्ध आत्मा बन सकें। नाथन एक नया दरवाजा पार करता है और अन्य आराम कर रहे शवों के साथ एक अंधेरे कमरे में दिखाई देता है। शैतान ने घोषणा की कि अलगाव 4000 साल तक रहेगा, जो उसके बाद आने वाले कष्ट की तुलना में कुछ भी नहीं है। जैसे ही नाथन घबरा जाता है, शैतान चला जाता है और प्रवेश द्वार को गायब कर देता है। अचानक एक कंबल हिलता है और बिली नामक एक सड़ी हुई आत्मा बाहर आती है। बिली सोचता है कि नाथन उसका नया खिलौना है और वह तुरंत उस पर हमला करता है, उसका सिर तोड़ देता है और बिना किसी परवाह के उसे इधर उधर फेंक देता है। नाथन को जमीन पर पटक दिया जाता है और बिली उसे तब तक पीटना शुरू कर देता है जब तक कि नाथन जवाब देना बंद नहीं कर देता। तब बिली हताशा में चिल्लाता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि वह बहुत दूर चला गया और नाथन की आत्मा को नष्ट कर दिया, जिससे उसे पुनर्जन्म लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। वास्तविक दुनिया में एक माँ एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देती है, जबकि शैतान बिली को बताता है कि एक शापित आत्मा को वापस भेजकर उसने एंटीक्रिस्ट बनाया है। शैतान बिली का सिर काटकर उसे दंडित करता है, फिर वह बताता है कि उसका शरीर वापस बड़ा हो जाएगा और बिली का नया मिशन नाथन की आत्मा को वापस लाना है। कुछ समय बाद बिली बच्चे के कमरे में दिखाई देता है।